अक्सर 12वीं और ग्रेजुएशन के बाद स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स, कलीग्स और रिश्तेदारों से गाइडेंस लेके किसी भी कोर्स एंड कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और बाद में ये महसूस करते हैं कि ये कोर्स और कॉलेज उनकी योग्यता अनुसार नहीं था। साथ ही आज के कंपटीशन के दौर में स्टूडेंट फर्स्ट और सेकंड ईयर तक मेहनत नहीं करता और थर्ड ईयर में सोचता है कि अब आगे क्या करना है। तो हम स्टूडेंट को उसकी योग्यता अनुसार फ्री ऑफ कॉस्ट करियर काउंसलिंग देते हैं, जिसमें हम ये बताते हैं कि आप कम समय में कितनी अच्छे से बेस्ट परफॉर्म कर पाते हैं। साथ ही बच्चों को एक डाउट ये भी रहता है कि सपोज मैंने अगर पीसीएम लिया और अगर मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहता हूं, अगर मैं आईआईटी में नहीं हुआ सिलेक्ट, तो मेरे लिए इंजीनियरिंग करने का मतलब नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे डाउट अपने अपने दिमाग में हर बच्चों ने बसा रखे हैं। तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगा कि सिर्फ 10 से 20 हजार लोग इंजीनियरिंग और एनआईटी से पास आउट होते हैं, लेकिन जो बाकी के इंजीनियर होते हैं क्या वो परफॉर्म नहीं कर पाते अपने करियर में? इसी तरह से दूसरी फील्ड में भी बाकी के जो लोग होते हैं क्या वो परफॉर्म नहीं कर पाते? तो आप ये ना देखें कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा है, आप ये देखें कि आप क्या कर सकते हैं और आपको सपोर्ट करने के लिए मैं अवेलेबल हूं। आप एक बार मेरे पास आए, आपके अनुसार आपकी जो पोटेंशियल है उसी के अनुसार हम बेस्ट करियर प्लानिंग करेंगे, जिससे आपको सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच। हेलो इंदौर, मैं हूं मनस्वी और आप देख रहे हैं इंदौर टॉक। कुछ समय पहले क्लास 10th और क्लास 12th का रिजल्ट आया है और फाइनली एक बार फिर से वो पीक टाइम आ गया है जब सभी स्टूडेंट को चूज करना होता है इस राइट टाइम पे राइट स्ट्रीम और साथ ही राइट इंस्टीट्यूशन। इस टाइम पर अक्सर सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनके पेरेंट्स, उनके फ्रेंड्स, उनके रिलेटिव्स, उनके नेबर्स, हर कोई उनको अलग अलग तरह के सजेशंस दे रहा होता है और इसलिए वो कई बार उनके सजेशंस को लेके कुछ स्ट्रीम को या फिर किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को सिलेक्ट भी कर लेते हैं, पर बाद में वो उसे रिग्रेट करते हैं। ऐसे एक नहीं बल्कि हजारों प्रॉब्लम्स को वो इस टाइम पर फेस करते हैं और सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को जरूरत होती है इस समय राइट काउंसलिंग की और सबसे ज्यादा इस समय स्टूडेंट्स को जरूरत होती है सही गाइडेंस की और प्रॉपर काउंसलिंग की। और इसीलिए आज इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं लीडर्स कोचिंग क्लासेस से मिस्टर श्रीराज भूतड़ा सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंदौर टॉक में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर इस लाइव सेशन को ज्वाइन करने के लिए। आई होप आज आपसे बात करके हम जितने भी इंदौर टॉक से लोग जुड़े हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं, उनकी मदद कर पाएंगे ताकि वो करियर में वो आगे क्या करना चाहते हैं वो सही चीज सिलेक्ट करने के लिए। जी मैम। मैं आप सभी को बता दूं कि श्रीराज सर लीडर्स कोचिंग के डायरेक्टर होने के साथ साथ एक करियर काउंसलर भी हैं और इसलिए आज के सेशन के लिए वो एकदम परफेक्ट हैं जिनसे हम बात कर सके। तो सर विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम मैं आपसे सबसे पहले सवाल पुट करना चाहूंगी और उसके पहले मैं जितने भी दर्शक हैं उन्हें बता दूं कि यदि आप श्रीराज सर से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कॉमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं। मैं उस सवाल को श्रीराज सर के सामने पेश करूंगी आपकी ओर से। तो सर सबसे पहले मेरा जो सवाल है वो ये है कि ऑलरेडी आप देख ही रहे होंगे कि कितने सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ गया है और अब वो आपसे काउंसलिंग करवाना चाह रहे हैं और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ यही होगा सबसे पहला कि आखिर सही सब्जेक्ट को कैसे चुना जाए और ऐसा क्या चुने जो हमको हमारा फ्यूचर सही बनाने में मदद करे। देखिए मैम, सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी भी चीज को सिलेक्ट करने के पहले हमको ये समझना पड़ता है कि इस चीज की रिक्वायरमेंट क्या है, हम ये करना क्यों चाहते हैं। तो शुरुआत होती है वाई से। नॉर्मली मेरे पास रोज स्टूडेंट्स आते हैं काउंसलिंग में और वो शुरुआत करते हैं हाउ से कि सर हमने ये सब्जेक्ट ले लिया है, हम ये करना चाहते हैं, तो आगे क्या। तो मैं थोड़ा सा अलग तरीके से उनसे बात करना चाहूंगा कि जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद हमें कोई भी एक सब्जेक्ट लेने के बाद 12th करते हैं, देन डिग्री करते हैं, देन मास्टर्स करते हैं, और उसके बाद बात आती है करियर की। और हम इतनी मेहनत इसीलिए कर रहे हैं कि हम करियर अच्छा बना पाए। अगर हम करियर अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले यह समझना होगा कि करियर की रिक्वायरमेंट क्या है। हर बच्चे के पास दो चीजें होती है इस समय, एक होती है उसकी एबिलिटी, एक होता है उसका इंटरेस्ट। नॉर्मली बच्चे को यह समझ नहीं आता है कि वो एबिलिटी और इंटरेस्ट में डिफरेंशिएट कैसे। जैसे मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अगर मैंने 5 बच्चों को बोला कि आपको 10 वर्ड याद करने हैं सपोज किसी सब्जेक्ट, तो 5 में से जिन बच्चों की कैपेसिटी माइंड की अच्छी है वो याद भी कर लेंगे और कुछ बच्चे याद नहीं कर पाएंगे। लेकिन किसी बच्चे का इंटरेस्ट ये है कि मैं लर्निंग में नहीं जाना चाहता, मैं क्रिएटिविटी में जाना चाहता हूँ, मेरी क्रिएटिविटी अच्छी, वो मेरा इंटरेस्ट है, वो मेरी हॉबी है, वो मेरा पैशन है,
जिसमें मुझे टाइम पता नहीं चलता। तो नॉर्मली बच्चा इस समय पेरेंट्स के प्रेशर में, फैमिली के प्रेशर में कि सब लोग एक करियर को चुन रहे हैं, डिग्री करना है, ये चीज आगे करना है, तो वो अपने जीवन के 5 से 8 साल को डिग्री में निकाल देता है और कुछ समय के बाद जॉब करने के बाद वो महसूस करता है कि नहीं, मेरा ये इंटरेस्ट नहीं था, मुझे काम करने में मजा नहीं आ रहा है। और जब तक काम करने में बच्चे को मजा नहीं आएगा तब तक उसमें बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मोटिवेशन काम जरूर करता है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, कभी भी आप अगर कुछ भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करें तो सबसे पहले आप 3 स्टेप पे काम करें। मैंने एक वीडियो भी बनाया है यूट्यूब पर, हाउ टू सिलेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर, आप उसकी लिंक भी आपको मिलेगी। 3 स्टेप में वापस रिपीट करता हूँ, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, डिग्री में नहीं, लाइफ में आप क्या करना चाहते हैं, अपना एक पैरामीटर बनाइए। देखिए अभी हाल इस समय पता है आप क्या है, इस समय आपकी जो नाव है, आपके करियर की जो नैया है, वो एक समुद्र के बीच भंवर में फंसी। अभी जब तक सबसे, अगर मैं आपको डायरेक्शन में बता दूं कि इस किनारे पे जाना है, तो आपको पहले ये तो पता होना चाहिए किनारा कौन सा चाहिए जी। अगर हमको यही नहीं पता कि किस किनारे पे पहुंचना है, तो अगर मैं कोई भी डायरेक्शन बताऊंगा आप कभी भी सही किनारे पे नहीं पहुंच पाओगे। तो सबसे पहले जो गोल होता है, गोल सेटिंग, जो लक्ष्य होता है, वो अदृश्य को दृश्य में बदलने की पहली स्टेप, क्योंकि जब तक आपको लक्ष्य नजर नहीं आएंगे तब तक आपके लक्ष्य पे तीर निशाने पे भी नहीं लगेंगे। तो सबसे पहले जीवन में लक्ष्य तो बनाना पड़ेगा कि जीवन में क्या करना चाहते हैं, अपनी लाइफ कैसे जीना चाहते हैं। क्योंकि आप समझिए कि हम 23 से 24 साल तक अपनी डिग्री, मास्टर डिग्री सब कंप्लीट कर चुके हों, देन हमको उस फील्ड में 60 ईयर तक वर्किंग करना है। और अगर उस वर्किंग में हमारा पैशन नहीं है, हमारा मोटिवेशन नहीं है, तो हम एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक ही उसमें बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे और उसके बाद वो काम बोझ लगने लगे। इसीलिए बहुत सारे लोग बहुत उम्र के बाद अपना करियर चेंज करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही समझाना चाहूंगा कि अपनी एक लिस्ट बनाए, व्हाट, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, आपकी लाइफ की सक्सेस के पैरामीटर क्या है, कितनी इनकम करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आप पूरा प्लानिंग करिए। व्हाट के बाद लगाइए व्हाई, कि हम यही क्यों करना चाहते हैं और कुछ क्यों नहीं। क्या होता है, जैसे हमने हमारे घर में देखा, एक इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा काम करता है कि किसी के घर में डॉक्टर है तो वो इन्फ्लुएंस हो जाता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, क्योंकि उसने बचपन से वही वाली लाइफ देखी है। किसी के घर में इंजीनियर है तो वो इंजीनियर बनना है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली आती है, तो इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंस। कोई बच्चा किसी चीज से इन्फ्लुएंस हो जाता है कि नहीं यार, इसने आज ओलंपिक में इसने गोल्ड जीता तो मैं भी ये बनूंगा, मैं भी ये करूंगा, भले वो उसका इंटरेस्ट हो या नहीं हो, पोटेंशियल हो या नहीं। लेकिन इन्फ्लुएंस भी बहुत बड़ा काम करता है। छोटी उम्र में बच्चा जल्दी इन्फ्लुएंस होता है। तो हमको ये समझने की जरूरत है कि इन्फ्लुएंस टेम्पररी है, इंटरेस्ट और हॉबी परमानेंट। तो हम वाई लगाएं कि हम ये क्यों करना चाहते हैं। उसके बाद आती है हाउ की प्रोसेस, कि ये कैसे करना है। ये बताने के लिए हमारे पास बहुत सारी फील्ड है, बहुत सारे ऑप्शन है, गूगल है, यूट्यूब है, और बहुत सारे लोग बताने के लिए कि क्या प्रोसेस है इस चीज को पाने की। पर पहले ये तो पता होना चाहिए पाना क्या है। तो सबसे पहले आप व्हाट लिखें, अपनी एक लिस्ट बनाएं, आप करियर में क्या क्या पाना चाहते हैं। अभी सब्जेक्ट भूल जाए कि आपको क्या सब्जेक्ट लेना है, कॉमर्स लेना है, पीसीएम लेना है, बायो लेना है, आर्ट्स लेना है, ह्यूमैनिटीज लेना है, ये सब सेकेंडरी। पहले आप अपनी लाइफ के पैरामीटर, क्योंकि लाइफ आपको जीना है, आपके पेरेंट्स को नहीं जीना, ना आपके फैमिली मेंबर्स को जीना। ये बहुत बड़ी गलती करता है बच्चा कि वो पेरेंट्स या फ्रेंड्स या रिलेटिव से पूछ के जो जैसा बोलते हैं वैसे का वैसा उस प्रेशर में वो सब्जेक्ट ले। मेरे पास एक फ्रीक्वेंटली काउंसलिंग, कल ही एक काउंसलिंग आई थी, उसमें 2 भाई है, एक ब्रदर जो है उसने आईआईटी क्रैक कर, तो दूसरा बच्चा उस पोटेंशियल का नहीं है, लेकिन दूसरे बच्चे को पीसीएम ही दिलवाया। मैंने उसकी काउंसलिंग करी, उसके पापा भी बैठे थे, तो साथ में मैंने बात करी। तो जब मैंने उससे बात करी, तो मैं पेज भी रीड कर लेता हूँ, तो मुझे बात करके ही समझ में आ गया वो पीसीएम पढ़ना ही नहीं चाहता, लेकिन पापा ने बोला है तो वो करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ने उस चीज को अचीव। तो यहाँ पर आप समझिए कि आपकी लाइफ आपको जीना है, किसी और को नहीं जीना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सचिन तेंदुलकर और उनके ब्रदर को ले, तो अगर सचिन तेंदुलकर बैट्समैन बने तो इसका मतलब ये कि उनकी फैमिली में सभी लोग बैट्समैन ही बने। दिस इज नॉट पॉसिबल। हर एक का अपना एक पोटेंशियल। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि आपका पोटेंशियल, आप किस चीज में ज्यादा फेमिलियर और ज्यादा कंफर्टेबल, और इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो। यहाँ पर बच्चा बहुत सारा ये भी सोचता है कि वो जो ब्रदर हैं वो 1 लाख रुपए कमाते हैं फॉरेन में, तो अपन भी वही कर लेंगे तो अपन भी कमा लेंगे। ये एक बहुत बड़ी गलती होती है, और बहुत फ्रिक्वेंटली ये मेरे पास काउंसलिंग में ये गलती आती है कि सर इसमें इनकम नहीं होगी तो क्या करेंगे। तो वापस मैं करेक्ट करना चाहूंगा कि अगर आप में पोटेंशियल है तो ऐसी कोई फील्ड नहीं है पूरी दुनिया में जिसमें आप अपनी इनकम को नहीं बढ़ा सकते। बस आपके अंदर वो आग, वो पैशन और वो जुनून होना चाहिए। तो जीवन का मतलब खुद को ढूंढना नहीं, खुद का निर्माण करना भी।
करना है। क्या बात है, काफी अच्छा आपने यहाँ एंडिंग में कोट कहा, काफी मोटिवेटिंग। अभी आपने जैसे कि अपने आंसर में ही कहा कि आपका गोल डिसाइडेड होना बहुत जरूरी है। तो कई बार हमने देखा है कि लोगों के मन में होता है, जैसे कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो नेवी ज्वाइन करे या फिर एयरफोर्स ज्वाइन करे, पर वहां क्राइटेरिया ये कहता है कि आपका मैथ सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है, कि आपने 11th 12th में मैथ्स किया हो। अब यहाँ भी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कई बार स्टूडेंट्स बस मैथ्स के चक्कर में अपने गोल को चेंज कर लेते हैं। तो इस पे मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि क्या उनको वाकई ऐसा करना चाहिए या फिर कोई और ऑल्टरनेट ऑप्शन इसके लिए पॉसिबल है जो बच्चे कर सकते हैं, चुन सकते हैं? आपने सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी सबसे पहले मुझसे शेयर करी है। ये प्रॉब्लम मैं डेली फेस करता हूं। मेरे पास जो आते, क्योंकि अभी कोरोना काल भी था तो बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई करी, तो ऑनलाइन पढ़ाई करने में वैसे ही उनका मैथ्स थी। नॉर्मली प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है हमको ये समझ। देखिए, हम जब छोटे होते हैं तब हमको ऐसा कुछ भी नहीं लगता है कि कौन सा सब्जेक्ट टफ है, कौन सा सब्जेक्ट इजी। सारे सब्जेक्ट हमारे लिए बराबर, क्योंकि उस समय सब्जेक्ट का लेवल ज्यादा नहीं होता, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें होती है जो हम पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही 6th ऑनवर्ड पढ़ाई चालू होती है, तब उसमें फिर सब्जेक्ट के कंसेप्ट बनना चालू। जो एक फ्रीक्वेंटली प्रॉब्लम में झेलता हूं कि 9th 10th में बच्चा मेरे पास आता है, वो 6 7 8 में नॉर्मली या तो स्कूल लेवल पे थोड़ा बहुत जो समझ में आ रहा है वैसा पढ़ लेगा, या वो सिर्फ मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेगा कि सर इन्हें ये इंपोर्टेंट बता दिया, अब क्या करें, रट लेते, अपने को मैथ समझ में नहीं आ रहा है। तो प्रॉब्लम शुरू होती है 6th से। बच्चा मेरे पास आता है 10th 11th, प्रॉब्लम तो 6 से चालू हो चुकी है, क्योंकि कंसेप्ट जो बेसिक होते हैं वो 6 7 8 में बनते हैं। अब 6 7 8 में तो बच्चे ने टेम्पररी कर लिया, फिर एक प्रेशर बच्चे के दिमाग में बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पर एक साइकोलॉजी समझने की जरूरत है, यहाँ पे मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूंगा। क्या होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं उनको प्रैक्टिकल फील्ड में काम करते हुए 10 से 15 साल अब हो चुके हैं। यहाँ बच्चों की साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं बच्चे के। जैसे अगर कोई पेरेंट्स है जो जॉब कर रहा है, तो वो जॉब में उसको बहुत प्रेशर रहता है, बहुत काम करना पड़ता है, तो उसको ऐसा लगता है कि यार मैं कुछ और अच्छा पढ़ लेता, या मेरे मार्क्स अच्छे आते, या मैंने ज्यादा पढ़ाई लिखी की होती, या मैं कुछ ये बन जाता, तो शायद मुझे इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करना। अब वो जो 6th क्लास का बच्चा है, जिसको अभी बहुत ज्यादा दुनिया का ज्ञान नहीं है, पेरेंट्स उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसी मैच्योरिटी के साथ परफॉर्म करे। दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। यहाँ पर बच्चे को ये समझाना पड़ेगा। आप बच्चे को बोलोगे नहीं इससे कैरियर नहीं बनेगा, तो 6th क्लास के बच्चे को क्या पता कि कैरियर क्या चीज। सही बात है। आप खुद समझिए। चलिए आप एक बार बैक में जाइए, आप याद करिए, आप जब 6th क्लास में थे, जब 7th क्लास में थे, तब आपको क्या पता था कैरियर के बारे में, आपको क्या पता था लाइफ के बारे में। आपको तो मतलब कपड़े भी पहनने में आपको नहीं पता था क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना। तो ये एक मैं आपको पेरेंट्स को बताना चाहूंगा कि बच्चों की साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। आप उसको अपने 40 साल के एक्सपीरियंस या 20 साल के एक्सपीरियंस से मत देखिए, आप उसको उस उम्र में जाके देखें कि उस उम्र में आप भी वैसी थे। उस उम्र में आपको बच्चों को सपोर्ट करने की जरूरत है कि कोई बात नहीं बेटा, देखो एक एग्जांपल देके समझाना। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैंने मैथ्स पढ़ाया, तो जैसे मैं 12th में मैथ्स पढ़ाया, तो मैंने बोला कि कैलकुलस पढ़ाना है क्योंकि सबसे टफ कैलकुलस होता है। तो मैं कैसे एग्जांपल देता हूँ, मैंने कहा इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ेगी 11th, फिर 11th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेगी, तो फिर मैं इसके बाद बोलता हूँ इनवर्स पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इनवर्स का आगे यूज है ट्रिग्नोमेट्री के साथ। फिर इनवर्स के बाद अगर मैं डिफरेंशिएशन पढ़ूंगा तो मैं बोलूंगा डिफरेंशिएशन इसलिए पढ़ना है क्योंकि आगे इंटीग्रेशन में यूज है। इस तरह से मैं टॉपिक को लिंक करते हुए पढ़ूं, तो बच्चों को ये समझ में आता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो वही मैं पेरेंट्स को समझाना चाहूंगा कि आप सिर्फ बोलोगे ना कि ये कर ये कर ये कर, तो वो नहीं करेगा। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, आप बोल रहे हो कि बच्चा ये कर, जैसे मैं बोलता हूँ कि आप है ना अपना गाल पकड़िए, अब मैं ये पकड़ता हूँ, अब आप देखिए आप गाल पकड़ेंगे या ना। तो बच्चा वो नहीं करता जो आप बोलते हैं, बच्चा वो करता है जो आप करते हैं। जो एग्जाम्पल आप सेट करते हैं बच्चा उसको फॉलो करता है, ना कि जो आप बोलते हैं। तो अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों को समझाना पड़ेगा कि क्या जरूरत है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। यहाँ पर एक चीज और गलती करते हैं पेरेंट्स की, बच्चों पे मार्क्स का बोझ डाल देते। तो बच्चे को पहले मैथ्स समझ में नहीं आ रहा है स्कूल में, अब वो कोचिंग गया और उस कोचिंग में मैथ्स के टीचर से समझ में नहीं आया, लेकिन मैथ्स के टीचर वहां जाके उसको अच्छा लग रहा है, उसके दोस्त आ रहे हैं, तो बच्चा 6 7 8 में ये प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करता। अब प्रॉब्लम क्या होगी, 9th में आया, अब समझ में तो आ नहीं रहा था, जैसे तैसे रट रटा के इंपोर्टेंट पढ़ के नंबर ले आया, अब नंबर नहीं आया एकदम 9th में, तो पेरेंट्स बोलता बच्चा तो पढ़ते ही नहीं, जबकि प्रॉब्लम उसकी 3 साल पहले शुरू हो गई है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 6 7 की पोजीशन होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉब्लम वहां से चालू होती है। अब ये प्रॉब्लम मैं बहुत टाइम से झेल रहा हूं, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मैंने बनाया। मैंने एक कोर्स बनाया फंडामेंटल ऑफ मैथ्स।
अच्छा, ओके। फंडामेंटल ऑफ मैथ्स, अगर आप स्कूलिंग के छात्र हैं, आप कंपटीशन के छात्र हैं, या आप मैथ्स की किसी भी फील्ड में कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी लेवल की एग्जाम, अगर आपको मैथ्स से डर लगता है तो मैं चैलेंज बोलता हूं, आप मेरा फंडामेंटल ऑफ मैथ्स का कोर्स ज्वाइन करिए। सिर्फ 1 महीने का कोर्स बनाया, उसमें मेरा वैदिक मैथ्स प्लस 6 से 10 के जितने मैथ्स के कंसेप्ट होते फंडामेंटल, उन सबका एक कॉम्बिनेशन बनाया। और मैं चैलेंज करता हूं, क्योंकि मैं तो पिछले 5 सालों से ऐसे बहुत सारे बच्चों को डील कर रहा हूं जिनके साथ सेम प्रॉब्लम थी, और वो 1 महीने के बाद ही उनको मैथ्स से प्यार हो गया। मैं जैसे सीटीडीवी की मैं कंपटीशन एग्जाम में पढ़ा रहा हूं, तो उसमें बहुत सारे बच्चे कॉमर्स वाले आते हैं जो मैथ्स से डर के कॉमर्स लेते हैं, हाँ। और उन बच्चों को मैथ्स से प्यार हो गया है। अब उन बच्चों ने बहुत सारे रिव्यू भी दिए, आप रिव्यू भी पढ़ेंगे। तो मैं यही समझाना चाहूंगा, अगर आपको मैथ्स से डर है तो मैं आपको बिल्कुल प्रेफर करूंगा कि अगर आप बेसिक लेवल पे चाहते हैं तो फंडामेंटल ऑफ मैथ्स, और अगर कंपटीशन लेवल पे चाहते हैं तो कंपटीशन लेवल का जो मेरा बेसिक मैथ्स का सिलेबस है वो आप ज्वाइन करिए। 100% गारंटी देता हूं आपके अंदर इंप्रूवमेंट आए और वो मैथ्स का डर आपका दूर खत्म हो जाएगा। सर, अभी आपने इसी जवाब में जिक्र किया कि किस तरह इस बार ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों ने बिल्कुल मैथ्स को भी रट के या फिर ऐसे कुछ सॉल्यूशन सीखा नहीं है। तो सिर्फ इसकी प्रॉब्लम नहीं हुई है, प्रॉब्लम तो ये भी हुई है कि बच्चों को जो रिजल्ट दिया गया है वो बिना एग्जाम के दिया गया है। और आई थिंक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है, क्योंकि एग्जाम कराने के कोई ऑप्शंस नहीं थे, तो एक ऑल्टरनेटिव असेसमेंट की बेसिस पर उनका रिजल्ट आया है। और अभी पिछले कुछ दिनों से हम खबरों में पढ़ ही रहे हैं कि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे काफी खराब उनको रिजल्ट मिला है। तो ऐसे में वो डिप्रेस और डीमोटिवेट तो हुए ही हैं, साथ में उनके लिए बुरा ये हो गया है कि अब उन्हें जो कॉलेज चाहिए था वो उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है। कई जगह क्राइटेरिया होता है कि 50% मार्क्स चाहिए, 70% मार्क्स चाहिए, अब उनके पास उतने मार्क्स ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आप उनको क्या एडवाइस करेंगे? क्या उनको फिर से एग्जाम देने का जो मौका मिल रहा है वो चुनना चाहिए, या फिर अपने कॉलेजेस को कुछ और सिलेक्ट कर लेना चाहिए? देखिए मैम, जो आपने प्रॉब्लम बताई ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं फेस कर रहा हूं। मैं बहुत सारे स्कूल के पेरेंट्स और बच्चे मेरे पास आ रहे हैं जिनको सप्लीमेंट्री मार्क्स कम आए हो तो हम बाद में बात करेंगे, उनको सप्लीमेंट्री दे दी गई जनरल प्रमोशन। अब आप सोचिए, एक बच्चा जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपने जनरल प्रमोशन दिया, वो 4 महीने से घर बैठा हुआ है कि उसका रिजल्ट पास का बनने वाला है। अब आप उसको सप्लीमेंट्री दे रहे हो और बोल रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ एग्जाम देना है, नहीं तो कि आप सप्लीमेंट्री में फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं सीबीएसई और एमपी बोर्ड से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपने अगर जनरल प्रमोशन दिया है, अगर आपके बच्चे का परफॉर्मेंस पुराना खराब था, लेकिन उसके बेसिस पे क्या सिर्फ उन्हीं बच्चों को आप टारगेट करेंगे? वो उसके कारण बहुत ज्यादा अभी हाल बच्चे डिप्रेशन में है और बहुत ज्यादा प्रेशर में है जिनको सप्लीमेंट्री दी। अब उनके पास 1 महीना है, 1 महीने में वो पूरा साल भर का सिलेबस भी पढ़ेंगे और साल भर का सिलेबस पढ़ने के बाद वो एग्जाम भी देंगे, और एग्जाम में फेल नहीं हुए तो एग्जाम में पास नहीं हो तो वो फेल भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर सीबीएसई को ये करने की भी जरूरत है कि अगर आपको लगता है कि इन बच्चों का पास परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो आपने प्रेजेंट में उसको चेक ही नहीं किया, तो कम से कम आप उनको ग्रेसिंग पास देके उनको एक क्लियर तो करें। आज वो उन बच्चों की कोई गलती नहीं है ना, आप बिना एग्जाम दिए अगर उनको फेल कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री दे रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत बात है। तो मैं सीबीएसई और एमपी बोर्ड से ये चीज रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि फ्रीक्वेंटली मेरे पास ऐसी काउंसलिंग आ रही है जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रही है। अब जो सोचिए कि बच्चा घर बैठा हुआ है, 4 महीने से उसने कुछ नहीं पढ़ा है, अब उसको आप बोलते हो कि 1 महीने में पूरा प्रिपरेशन करना है, साल भर का सिलेबस, और अभी परमिशंस भी नहीं है, ऑनलाइन की परमिशन है, कैसे बच्चा? तो यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सीबीएसई बोर्ड को भी कि प्लीज इन बच्चों का ध्यान रखें। अब दूसरी प्रॉब्लम, बहुत सारे बच्चे जनरल प्रमोशन में, मैंने स्पेशली देखा, बहुत सारे रिजल्ट्स मैंने देखे, मैं मेंशन तो नहीं करूंगा, पर हाँ ये प्रॉब्लम मैं डेली फेस कर रहा हूँ, कम से कम 2 से 3 केस रोज आ रहे हैं। उन बच्चों का रिजल्ट 50% से नीचे बना दिया। आपको पता है एमपी बोर्ड का जो रिजल्ट आया उसमें सिर्फ 52% बच्चे ऐसे जिनको फर्स्ट डिवीजन दिया गया है, बाकी 48% बच्चे वो हैं जिनको 60% से नीचे मार्क्स दिए गए बिना एग्जाम लिए, विदाउट एनी फॉर्मूला। तो अब ये बच्चे क्या हो गए हैं, ये बच्चे डिप्रेस हो गए। मैंने ऐसी बहुत सारी काउंसलिंग करी, बच्चे दिन दिन भर रो रहे हैं। अब मैंने वही समझाया उनको भी जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, अगर हमने मेहनत की हो, अगर हमने मेहनत की होती और उसके बाद अगर हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं बनता, तो प्रॉब्लम ये थी कि अब हम कुछ कर नहीं सकते थे, अब हमको इंप्रूवमेंट एग्जाम देंगे। और उन बच्चों को तो मैं स्पेशली बोलूंगा जिनको परसेंट कम बने हैं, जिनको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जिनको लगता है कि वो परफॉर्म कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, तो अभी हाल उनको एक मौका लेना चाहिए ताकि अपन कुछ तो इंप्रूवमेंट करें। ठीक है। अब जो दूसरी प्रॉब्लम कि बच्चा डिप्रेस हो रहा है, तो मैं उनको एक चीज समझाना चाहूंगा, बेटा जो जीवन में जो होता है ना, वो अच्छे के लिए होता है। हर चीज जीवन में हमारे हिसाब से नहीं। अगर हम हर चीज हमारे हिसाब से करेंगे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि क्या हुआ, एक अकबर और बिरबल की स्टोरी छोटी सी आपको सुना देता हूँ।
अकबर के जब बिरबल ने एक बगीचे में गया तो बिरबल ने कुछ एक फल दिया, फल के साथ कांटे थे, तो एक कांटा अकबर के अंगूठे में चुभ गया और उससे वो उनका अंगूठा नीला पड़ गया और इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गई कि उनके अंगूठे को काट दिया। तो वो गुस्सा हो गया, उन्होंने बोला कि बिरबल को फांसी पे चढ़ा दिया। बिरबल को फांसी पे चढ़ा दिया, जैसे आज की तारीख में बच्चों का जो रिजल्ट आया है वो उनके लिए वही लेवल पे हो गया है कि अब जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते, अब जीवन में कुछ बचा ही नहीं। और मैं आपको समझाता हूँ, एक डिग्री जो होती है ना, सिर्फ डिग्री से करियर नहीं चलता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डिग्री वाले नहीं है लेकिन आज वो टॉप पर बैठे। तो जरूरत नहीं सिर्फ डिग्री या रिजल्ट ही आपके जीवन की सफलता निश्चित करेगी। आपकी जीवन की सफलता निश्चित करेगी आपका मोटिवेशन, कि आप कितने डेडिकेटेड है, कितने पेशनेट है जीवन में कुछ पाने के लिए। तो अकबर ने बोल दिया बिरबल को फांसी पे चढ़ा दिया जाए क्योंकि इसके कारण मेरा अंगूठा कट गया। मैं बोलता हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने बच्चों को बहुत डेप्थ में भी समझाया है, कभी हुआ तो वो वीडियो भी शेयर करूंगा यूट्यूब पे। तो अब क्या हुआ, अकबर शिकार करने निकल गए, पहले ही दिमाग खराब हो गया था, शिकार करने निकल गए और निकलते निकलते रात हो गई और जंगल में घूम गए और भीलों ने पकड़ लिया और अगले दिन बलि देनी थी भीलों को। तो उनको मिला कि एक इंसान मिल गया जिसकी बलि देना है। अब जब बलि देते हैं तो बलि देने की प्रोसेस ये होती है कि सारे अंग चेक किए जाते हैं कि खंडित तो नहीं है कुछ। तो जैसे ही देखा कि उनका अंगूठा कटा है तो उन्होंने बोल दिया आपकी बलि नहीं हो सकती। सुबह जैसे ही देखा और सुबह ही बिरबल को फांसी मिलने वाली थी, तो उस अंगूठे कटने के कारण वो फांसी से बच गए और उनकी बलि नहीं दी गई। और उसके बाद वो गए और बिरबल को बचाया और बोला कि थैंक यू सो मच। तो जीवन में कभी कभी वो भी बातें होती है जो हमारे हिसाब से नहीं होती लेकिन भगवान हमारे लिए करते हैं। तो जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो आज नहीं दिखेंगे। एक थ्योरी है एप्पल के सीईओ की, डॉट थ्योरी, कि जीवन में बहुत सारे हमारे डॉट्स बनते हैं लाइफ, लेकिन ये डॉट्स उस समय समझ में नहीं आते, 80 कुछ साल बाद समझ में आएंगे कि डॉट्स क्यों। तो जीवन में आज अगर असफलता मिली है ना, तो मैं यही बोलता हूं कि फेल्यूर इज द बेस्ट टाइम फॉर सोइंग द सीड्स ऑफ सक्सेस। यही वो समय है जब वापस से रीस्टार्ट करो, अपने आप को सेटअप करो और एक नई शुरुआत करने के लिए जीवन में करो। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि सफल होने के लिए खुद को करना पड़ता है तैयार, त्यागनी पड़ती है इच्छाएं और भूलना पड़ता है प्यार। तकलीफें मिलती है और दूर हो जाता है संसार, तब जाकर मिलता है जिसे कहते हैं पुरस्कार। क्या बात है सर। पहले मैं जितने भी लोग यहाँ भी लाइव को देख रहे हैं उनको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कुछ सर से पूछना तो वो अपने जो भी सवाल हैं वो कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं, सर भी उन्हें पढ़ सकते हैं, वो आपका जवाब जरूर देंगे। और सर मैं नेक्स्ट आपसे पूछना चाहती थी कि अपार्ट फ्रॉम ये एग्जाम का प्रेशर या फिर पीयर प्रेशर, एक प्रेशर जो सबसे ज्यादा बच्चों में आजकल मुझे लग रहा है और ज्यादा हो गया है, वो है फैमिली का प्रेशर। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं तो कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को उनके फ्रेंड्स के बच्चों के साथ, बच्चों के ही फ्रेंड्स के साथ तो कंपेयर करते ही हैं, पर घर में भी बहुत कंपेयर करते हैं कि अरे तुम्हारे भाई को तो इतने मार्क्स आए, तुम्हें क्यों नहीं आए, तुम्हारी बहन इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, तुम क्यों नहीं कर रही हो। तो ये जो कंपैरिजन है ये घर में तो खराब माहौल उन बच्चों के लिए क्रिएट करता ही है, साथ ही शायद उनके एकेडमिक पर भी कहीं ना कहीं वो असर डालता है, शायद उनकी परफॉर्मेंस को बिगाड़ भी देता है। तो ऐसे में आप पेरेंट्स को क्या सजेशन देंगे, क्योंकि उनका भी सपोर्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए मैम, यहाँ पर मैं पूरे पेरेंट्स की गलती भी नहीं बोलूंगा। प्रॉब्लम ये होती है कि नॉलेज की कमी और गाइडेंस की कमी यहाँ पर बहुत बड़ा काम। क्या होता है, बहुत सारे पेरेंट्स उतने एजुकेटेड नहीं होते जितना वो एजुकेशन के बारे में, नई एजुकेशन जो नए ब्रांच नए फील्ड्स आए उनके बारे में उतना ज्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं हो, तो वो वही चीज चलाते जो वो सुनते हुए आए। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल जरूर दूंगा, एक कहानी, क्योंकि इससे हर बच्चा रिलेटेड, हर पेरेंट्स रिलेट करेगा कि आज वो जो भी कर रहा है वो पुरानी कहावतों के हिसाब से क्यों कर रहा है। क्या हुआ, साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट कराई है ह्यूमन साइकोलॉजी में, कि हमने जो देखा है और जो सुना है उसी के हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं। क्योंकि अगर हम कुछ और जानना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास नॉलेज भी तो होना चाहिए। अगर हम जानते ही इतना है, अगर हम 10 नंबर तक ही डिजिट जानते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि अगर 1,20,000 क्या होता है हम पता करें, तो ये कभी पता नहीं। इसके लिए सबसे पहले हमको भी अपग्रेड होने की क्या हुआ, एक सोच हो जाती है, एक सोच का दायरा बन जाता है, माइंड में जंजीरें बन जाती है किसी जीवन में, कि यार मैं इंजीनियर बनना चाहता था, मैं नहीं बन पाया तो मेरा बच्चा बन के दिखाएगा। मैं IIT करना चाहता था, मैं नहीं कर पाया, मेरा बच्चा करके दिखाएगा। मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था लेकिन मैं स्पोर्ट्स में आगे नहीं जा पाया, तो मेरे बच्चों को बचपन से ट्रेन करूंगा कि वो अच्छा बन के दिखाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि बच्चा इंटरेस्टेड है भी या नहीं। और छोटी उम्र में बच्चा बोल नहीं पाता तो उसको सुनना पड़ता है पेरेंट्स। अब क्या हुआ, पेरेंट्स को मैं आपको समझाता हूँ कि लोग बोलते रहेंगे, लोगों का काम है बोलना होता है। आप उसके रिस्पेक्ट में कभी भी है ना चीजें नहीं बदल सकते। मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी।
एक गांव से एक कुछ लोग, मतलब एक बच्चा थोड़ा सा बड़ा था, 16 प्लस था, पापा और वो एक गधे को लेके कुछ सामान लेके जा रहे थे। अब वो जब पैदल जा रहे थे तो दूसरे गांव में पहुंचे तो बोले कैसे पागल लोग, गधा है साथ में जिस पे बैठ के नहीं जा सकते, खुद अपना पैर दुखा रहे। अब वो बैठ गए दोनों बच्चे गधे। तीसरे गांव में पहुंचे तो बोले कैसे निर्दयी लोग, बेचारे गधे के ऊपर दोनों बैठ गए, गधे का कैसे सामान उठाएगा, सामान नहीं उठा रहा है, इनको भी बोझ उठा रहा है। तो फिर पापा ने बोला चलो मैं उतर जाता हूँ। तीसरे गांव में पहुंचे तो बोला कैसा बच्चा है, पापा पैदल चल रहे हैं, बच्चा बैठा हुआ। फिर चौथे गांव में गए, ये एक्सचेंज कर ली पोजीशन, कैसे पापा है, बेचारे बच्चे को पैदल चला रहे, बच्चा थक गया है, फिर वापस वही सिचुएशन पे आ गए। तो मैं समझाना ये चाहता हूँ कि लोग कभी भी किसी भी चीज के लिए पॉजिटिव भी बोलेंगे और नेगेटिव भी बोलेंगे। आपको ये समझना है कि आपको जो गाइडेंस दे रहा है वो कौन है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि मेरे भैया ये कर रहे हैं, अभी उन्होंने कुछ किया नहीं है कि उन्होंने सब्जेक्ट ले लिया है या उन्होंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया फर्स्ट ईयर के, और वो आपको गाइड कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, अभी तो वही करियर की बिल्डअप प्रोसेस में, अभी उन्होंने भी करियर बिल्ड नहीं किया, पर आप उनसे सजेशन लेके जा रहे हैं, तो उनके पास जितना नॉलेज है आप उतना ही गाइड कर पाएंगे, उसके आगे कभी आपको रास्ता नहीं दिखा पाएंगे। या इंजीनियर से आप पूछोगे डॉक्टर बनने का तरीका बताओ, तो वो डॉक्टर कैसे बनाएंगे आप। तो इसके लिए नॉलेज का होना बहुत जरूरी। तो सबसे पहली गलती जो करते हैं कि हम हमारे पुराने, जो हमारे को जितना नॉलेज मिला उसके रिस्पेक्ट में हम सोचते हैं कि बच्चे को ये करना। दूसरी बात जो मैंने आपको पहले भी एग्जांपल में क्लियर करा कि हर बच्चे की अपनी एक खूबी होती है, उसको आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है। तीसरी बात जो मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम झेलता हूँ कि आप कोरोना काल में बहुत सारे पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन भी, बहुत सारे पेरेंट्स को फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है, तो बहुत सारे पेरेंट्स अब सब्जेक्ट में भी सोच रहे हैं और बच्चे भी सोच रहे हैं कि क्या लिया जाए, कितना पैसा खर्च होगा, कौन सा कॉलेज लिया जाए, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ बेटा, परिस्थितियां जो है आज विपरीत है, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं जीवन भर विपरीत है, और परिस्थितियां तो हमेशा विपरीत ही रहती है, उनको हमारे हिसाब से ढालना ही तो एक लीडर की कला है। इसलिए मैंने मेरी कोचिंग का नाम लीडर। मैं आपको समझाता हूँ, अगर आपको लगता है ना कि आपके साथ बहुत सिचुएशन है, बहुत प्रॉब्लम है, आपके पास सब्जेक्ट नहीं ले पा रहे हैं, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, आप मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, आपने सब्जेक्ट ले लिया तो सब्जेक्ट की डिफिकल्टी लेवल को आप टच नहीं कर पा रहे हैं, या आप अपने हिसाब से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं बोल रहा हूँ जीवन का मतलब ही प्रॉब्लम, क्योंकि ईसीजी में सिंगल लाइन का मतलब ही होता है डेथ, और प्रॉब्लम से ही इंसान जीवन, जब वो जिगजैग चलती है तभी आप जिंदा रहते। तो मैं आपको समझाऊंगा कि सेम सिचुएशन पे ये डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड, आपका मोटिवेशन लेवल क्या है, आपका इंस्पिरेशन लेवल क्या है, क्योंकि अभाव में प्रतिभा बहुत फलती है बेटा जीवन। प्रॉब्लम ही वो होती है जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर आपके पास 3 चीज है, एक आलू है, एक एग है और एक कॉफी बीन्स, सेम बॉइलिंग टेम्परेचर पे, सेम बॉइलिंग वाटर पे अगर मैं तीनों को डाल दूं, परिस्थितियां सेम थी तीनों के लिए, बॉइलिंग वाटर विद सेम टेम्परेचर, तो आलू जो होता है वो नरम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, एक जो होता है वो हार्ड हो जाता है। ये दोनों सिचुएशन परिस्थितियों के हिसाब से बदल ली कि परिस्थितियां विपरीत है, तो अभिहाल जो बोल रही है उसके हिसाब से अपने आप को डाइवर्ट कर लो या उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करो। और तीसरी सिचुएशन जो कॉफी बीन्स होती है ना, वो पानी को ही बदल देती है, उसकी खुशबू को बदल देती है, उसके कलर को बदल देती है। तो जीवन में बनना है तो ऐसे बनो, आप जिस सिचुएशन में जिस जगह खड़े हो जाओ, आपके हिसाब से सिचुएशन बदल जाए, तब जाके आप लीडर हो, तब जाके आप जीवन में चैंपियन के। तो जीवन में अपने मोटिवेशन और विल पावर को कभी नीचे मत होने देना, क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ मोटिवेशन जीवन में आपका। हाँ, एक्चुअली अपार्ट फ्रॉम आवर स्टडीज मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस और जो एक मोटिवेशन होता है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है, डेफिनेटली। इसके साथ में आपको जो स्ट्रेट नेक्स्ट सवाल पुट करना चाहूंगी वो है कि अभी क्या होता है कि कई बार बच्चे जब सिलेक्ट करने जाते हैं किसी सब्जेक्ट को या किसी इंस्टीट्यूशन को, तो मैंने अक्सर देखा है कि लेट्स से किसी स्टूडेंट को 10 सीजीपीए मिला है, एकदम अच्छे मार्क्स आए, तो उनके पेरेंट्स बोलते हैं अगर तुमने 10th में इतना अच्छा स्कोर किया है तो पीसीएम ले लो, पर बच्चा ह्यूमैनिटीज लेना चाहता है। तो ऐसे में अक्सर ऐसा आंका जाता है कि इतना अच्छा स्कोर है तो तुमको ह्यूमैनिटीज जैसा सब्जेक्ट क्यों लेना है। तो ऐसे में स्टूडेंट को सही स्ट्रीम या फिर सही कॉलेज सिलेक्ट करने के लिए किन चीजों को माइंड में रखना चाहिए? इसमें 2 चीजें आपने मुझसे पूछी, एक तो सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहिए 11th 12th में, और एक कॉलेज कैसे सिलेक्ट। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ
तो सब्जेक्ट के लिए तो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि आपका जो फाइनल गोल है उसके रिस्पेक्ट में आप प्लानिंग करें। जैसे जो ह्यूमैनिटी लेना चाहता है वो क्यों ले रहा है, क्योंकि आगे उसको यूपीएससी की तैयारी कर, तो उसको पता है कि वो ह्यूमैनिटी लेगा, आर्ट्स लेगा तो उसके पास समय भी ज्यादा रहेगा, साथ में उसको वही फील्ड का नॉलेज पूरा ग्रेजुएशन में बीए जब वो इकोनॉमिक्स में करेगा, ये बीए करेगा तो ह्यूमैनिटीज पढ़ेगा, डेप्थ में पढ़ेगा, आगे साइकोलॉजी में जाना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है तो वो यूपीएससी का सिलेबस पढ़ रहा है। तो ये ग्रेजुएशन देखिए, आप पहले दिन से 10वें फ्लोर पे नहीं पहुंच सकते। मेरी कोचिंग का पंच लाइन है कि हमारा लक्ष्य आपकी नींव मजबूत करना है। जीवन में नींव सही जगह पर डलना बहुत जरूरी है और 11th हमारे करियर की नींव होती है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो 11th 12th में पीसीएम लेते हैं और बाद में 12th के बाद कॉमर्स में चले जाते हैं, या 11th 12th में कॉमर्स प्लस मैथ्स लेते हैं और उसके बाद बीसीए करने में आ जाते हैं। ये मैं बहुत फ्रिक्वेंटली देखता हूँ, क्योंकि वो सब्जेक्ट कैसे लेते हैं, मेरे दोस्त ने लिया है, दोस्त का साथ नहीं छूटना चाहिए। ये काफी बड़ा प्रॉब्लम है, काफी सिलेक्ट करते हैं जी। इस समय मैच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं डेली मतलब ये काउंसलिंग तो फ्रिक्वेंटली करता हूँ, जिसमें क्योंकि वो दोस्त उस कॉलेज में जा रहा है इसलिए मेरे को उस कॉलेज में जाना। अभी कल ही एक इंसिडेंट हुआ, एक स्टूडेंट है, मैंने दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में सेमिनार लिया था आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, तब उसने मेरा एक सेमिनार सुना था 30 मिनट का, और वो 4 साल बाद मेरे पास सिर्फ इसलिए आया क्योंकि 4 साल बाद उसको करियर नहीं रहा, 4 साल तक नहीं आया। अब उसने क्या करा, कॉलेज जो सिलेक्ट किया वो इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि कॉलेज सिलेक्ट करने के समय हर बच्चे की एक ख्वाहिश होती है, क्योंकि वो मूवीज देखता है तो उसकी ख्वाहिश ये होती है कि ऐसी कॉलेज लाइफ होना चाहिए जिसमें ये पार्टी होना चाहिए, इस तरह से हम एंजॉय करेंगे, इस तरह से पार्टियां करेंगे। तो एक जो माइंडसेट है बच्चे को सोशल मीडिया वाला हो गया, वो अपने आप को हीरो या हीरोइन समझने लगता है, वो स्टोरी डाल करके डालता है, मेकअप करता है, अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है कि वी आर समथिंग, अपने आप को छोटा नहीं दिखाना चाहता आज की तारीख में, मतलब वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, और वो उन्हीं बच्चों को देखते हुए उनके साथ कॉलेज चल जाता है कि यार ये कॉलेज बढ़िया है, एंजॉयमेंट बढ़िया है, बाकी सब ठीक है, पढ़ाई वही तो अपन कर लेंगे, पर यार यहाँ पर अपने को मजा बहुत आने लगा। मैंने ऐसे बहुत बच्चों को देखा कि 12th के बाद यही सोच के कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बाद मेरे पास आते हैं कि अब सर 1 साल के बाद डिग्री हो जाएगी, अब क्या करें। तो आपको ये चीज पता क्योंकि करियर बनाना है तो आप फर्स्ट ईयर में उसी तरह से कॉलेज सिलेक्ट करते कि कहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला। देखिए जो डिग्री कोर्स है उसमें हर कॉलेज का सिलेबस सेम है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, आपको यूनिवर्सिटी का ध्यान। नॉर्मली जैसे आप स्कूलिंग में होते हैं तो एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड को प्रीफर करते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑथराइज है। इसी तरह से जब हम यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, जब हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो हमको यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड देखना चाहिए, क्योंकि जब हम ऑल इंडिया लेवल पे या फॉरेन लेवल पे जाएंगे ना तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी देखी जाती है, उसके बाद कॉलेज देखा जाता है कि आपकी यूनिवर्सिटी से कितने पास आउट स्टूडेंट है। जो पुरानी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी होती है वहां से लाखों बच्चे पास आउट हो चुके होते हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी ना किसी इंडस्ट्री में या कंपनी में काम कर रहे होते हैं। तो अगर आप वहां जाके बोलेंगे कि हम इस यूनिवर्सिटी से आए तो जल्दी लोग ठीक करें, बशर्ते इसके कंपैरिजन में कि वो यूनिवर्सिटी जो अभी कम टाइम हुआ है जहां से कम बच्चे पास आउट हुए। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी देखिए कि इस यूनिवर्सिटी की ऑल इंडिया लेवल पे रैंक है। फिर यूनिवर्सिटी के बाद आता है कॉलेज, कि यूनिवर्सिटी आपने डिसाइड कर ली, फिर आप डिसाइड करें कि आप कौन से कॉलेज में जाना। देखिए हर कॉलेज का अपना एक कल्चर, हर कॉलेज का अपना एक सक्सेस रेट होता है, अपना एक तैयारी करने का तरीका होता है। यहाँ पर हमको ये समझना है कि हम वो कॉलेज में जाए जो हमको ग्रेजुएशन की जो डिग्री है, जो सिलेबस है, उसके साथ एक्स्ट्रा क्या दे रहे हैं। क्या वो हमको ग्रूमिंग पे हमारे लिए काम कर रहे हैं, क्या वो हमको सर्टिफिकेशन कोर्स दे रहे हैं, क्या वो हमको स्किल बेस्ड कोर्स दे रहे हैं, क्या वो हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट। हमको सिर्फ कॉलेज इसलिए नहीं जाना है कि यार वहां पर ये एक्टिविटी हो रही है और यहाँ पर मेरा दोस्त जा रहा है इसलिए मैं वहां पर। एक दिक्कत और आती है, यहाँ पर बच्चों को लगता है कि परसेंटेज कम है तो शायद कॉलेज में एडमिशन नहीं हो, तो ऐसे कॉलेज में जहां पर सीट खाली रहती है बच्चा वहां पर अप्रोच ही नहीं करता, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि यार अपने तो परसेंट ही कम बन गए तो अपने को कोई चांस नहीं। जबकि बहुत सारे 3 लेवल की काउंसलिंग होती है जिसमें 3rd लेवल में ओपन एडमिशंस भी होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन बच्चा खुद से ही अपने दिमाग में बिठा लेता है कि नहीं मुझे तो यही कॉलेज चाहिए, मुझे तो यही चाहिए, सिर्फ सोच के। और वो सर्च कहाँ पे करता है, गूगल पे करता है। अब गूगल पे तो सभी चीजें उसको अच्छी लगती है, तो वो कैसे डिसाइड करेगा। तो उसके लिए बेटर ये है कि आपको एक बार कॉलेज जाके देखना चाहिए और उसके बाद एक बार मुझसे मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे को इंदौर के सब कॉलेज से मैक्सिमम कॉलेज मुझे जानते हैं, मुझे हर जगह पे मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मुझे एक्चुअल फीडबैक कि किस जगह पर क्या कमिटमेंट किया जाता है और क्या पढ़ाई हुई। उसके अलावा सारे टीचर्स भी जानते हैं, एचओडीज जानते हैं, तो बहुत फर्क पड़ जाता है। इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि एक बार मुझसे आके मिलिए जरूर। कॉलेज तो आपको जहां एडमिशन लेना वहीं लेना, पर एक माइंडसेट तो बने कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। दूसरा बजट का भी बहुत ध्यान रखना।
जैसे मैं एक बात बताता हूँ, अगर हमको कहीं पे एडमिशन लेना है, वहां की फीस है 1 लाख रुपए, दूसरे कॉलेज की फीस है 60,000, लेकिन लगभग सेम ही दे रहा है दोनों, तो मैं प्रेफर करूंगा 60,000 वाला। क्यों? क्योंकि कॉलेज से तो डिग्री मिलने वाली, अब जो आप 40,000 बचाएंगे ना, वो 40,000 आप अपनी स्किल डेवलपमेंट पे दो, अपने बिजनेस ट्रेनिंग्स पे दो, अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स पे दो, वो चीज आगे काम आएगी, ना कि डिग्री ज्यादा। तो बहुत सारी हर एक फील्ड की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, अपनी अपनी चीजें होती है, पर बच्चा उस उम्र में इतना समझ नहीं पाता, इतनी प्लानिंग नहीं करता। इसलिए मैं प्रेफर करता हूं कि आप मुझसे एक बार करियर काउंसलिंग के लिए जरूर लें, ताकि मैं आपके बजट के अनुसार आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है मैं भी समझूं, उसके अनुसार मैं आपको कहूं। सर यहाँ पर सचिन वर्मा का ये सवाल है कि कहाँ पर है सर आपकी क्लासेस, आई एम इंटरेस्टेड इन मैथ्स क्लास। तो सचिन पहले तो आप देख लीजिए नीचे स्क्रोलर पे सर का जो नंबर है वो फ्लैश हो रहा है, आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही हम इस वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में सर का एड्रेस भी ऐड कर देंगे ताकि आपकी थोड़ी हेल्प हो सके। सर मूविंग ऑन, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी आपने कॉलेज का जिक्र किया, तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम ये है कि आई माई सेल्फ इज अ स्टूडेंट ऑफ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। तो मैंने मेरे डिपार्टमेंट में कई बार नोटिस किया है कि बच्चे एडमिशन लेके आ जाते हैं, जूनियर से जब इंट्रोडक्शन होता है, बात होती है, तो एक बात सामने आती है कि हम उनसे पूछते हैं कि अच्छा आपने क्या सोच के इस डिपार्टमेंट को सिलेक्ट किया, तो वो कहते हैं मैम हमको तो डीएवीवी चाहिए था और कुछ और मिला नहीं तो हम इसमें आ गए। अब मैं सोचती हूँ कि वो 3 साल ग्रेजुएशन इसमें करेंगे सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनको डीएवीवी चाहिए था, ना कि डिपार्टमेंट। तो और वो 3 साल उनमें फिर कोई सीरियसनेस नहीं बचती है। एक तो वो सीट वेस्ट होती है क्योंकि वो शायद किसी और बेटर कैंडिडेट को मिल सकती थी जो कि एक्चुअली डिजर्व करता था। साथ ही वो खुद उस 3 साल सीरियसली नहीं लेते उस पूरी एजुकेशन को, उस पूरे डिपार्टमेंट को। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें ज्यादा प्रॉब्लम आती है इंजीनियरिंग वाले बच्चों। इंजीनियरिंग वाले बच्चे कॉलेज का नाम देख के ब्रांच चेंज कर देते हैं। मैं आपको समझाता हूं कि आपकी इंजीनियरिंग होने के बाद जो आपका करियर बनेगा ना, जिस ब्रांच में आपने एडमिशन लिया उस ब्रांच की रिस्पेक्ट में आपका करियर बनेगा, ना कि कॉलेज के रिस्पेक्ट में आपका। यहाँ पर आपको ये चीज करेक्ट करने की बहुत जरूरत है कि कॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप में पोटेंशियल है तो आप किसी भी कॉलेज में हो, ओपन कैंपस में भी प्लेसमेंट ले लोगे। लेकिन अगर आपने कॉलेज को देख के एडमिशन ले लिया, जिस ब्रांच के बारे में आप जानते नहीं थे, जिस ब्रांच में आप इंटरेस्टेड नहीं थे, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे प्लेसमेंट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि दूसरे कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं होगा। इतने सारे कॉलेज है, क्या वहां पे प्लेसमेंट नहीं होता? बिल्कुल होता, पर आप में तो पोटेंशियल होना चाहिए। तो मैं यही समझाना चाहूंगा कि अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है ना, तो आप अपने गोल पे स्टिक रहिए। आप कॉलेज के नाम पे या बजट के नाम पे अपने आप को चेंज ना करें। अगर आपका बजट कम है और आपको कॉलेज में आपकी ब्रांच नहीं मिल रही, तो आप कम बजट वाले कॉलेज में लाओ, लेकिन ब्रांच को ही, क्योंकि वही ब्रांच आपका जीवन बनाएगी यहाँ पर। और दूसरी प्रॉब्लम एक और यहाँ पर आती है कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक, जो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो बढ़िया कॉलेज लाइफ है, पहला साल तो प्रेशर है, पार्टी करेंगे, ये करेंगे, एंजॉय करेंगे। सेकंड ईयर में सोचेंगे कि थोड़ा बहुत पढ़ ले, और थर्ड ईयर में आ गया कि अगले साल तो प्लेसमेंट है, अब क्या करें। तो वहां जाके सीरियस होते हैं। मैं उन्हीं को, मेरे कुछ स्टूडेंट्स है, आपको मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से तैयार करना शुरू कर दिया और उन्होंने अपना स्टार्टअप भी चालू कर दिया, और सेकंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़ते पढ़ते वो कमा, और आज उनको किसी प्लेसमेंट की जरूरत। ऐसे मेरे बहुत सारे बच्चे जिनको मैंने उस तरह से गाइड करके तैयार किया। एक बच्चा ऐसा है जो मेरे से 5 साल से कनेक्टेड था, 12 से। उसने, मैंने जैसे जैसे बोला उसने वो फॉलो करा। सेम कंपनी में दोनों लोग प्लेस हुए, उसके कॉलेज से कुछ बच्चे और वो भी उस कंपनी में। उसके कॉलेज वाला जो दूसरे बच्चे थे वो 20,000 कमा रहे और वो उनके सुपीरियर बन के 30,000 कमा रहे, क्योंकि मैंने उसको हमेशा अपने आप को अप करने की सलाह दी। मैं हमेशा बोलता हूं अपने गोल अपनी एक्सपेक्टेशन से ऊपर रखो, ताकि जब आप उस गोल को अचीव करने के लिए जाओ, और अगर आप थोड़ा नीचे भी रह जाओ तब भी आपकी एक्सपेक्टेशन से वो गोल ऊपर जाए। तो जीवन में अपने आप को हमेशा हाई प्रायोरिटी के लिए, हाई गोल सेटिंग के लिए अपने आप को तैयार करो। ज्यादा के लिए मेहनत करोगे कम तो मिल ही जाएगा। सर क्योंकि अभी हमने डीएवीवी की बात निकाल ही ली है, तो अभी सीईटी की डेट्स आ चुकी हैं जो कि 31 अगस्त को होने वाला है, और आप एक्सपर्ट हैं ऐसा सुना है मैंने आपके स्टूडेंट से। तो उसको लेके आप कोई टिप्स या कुछ अगर बच्चों को आइडियाज दे सकें कि उनको एग्जाम में कैसे परफॉर्म करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो काफी हेल्पफुल होगा। देखिए मैं खुद कोचिंग में हूँ, तो मैं सीईटी की प्रिपरेशन भी कराता हूँ मेरे कोचिंग ऐप से। तो लाइव मैंने अभी तक जितना पढ़ाया वो पूरा का पूरा कंटेंट सेव भी हो गया है मेरे ऐप में। तो जो बच्चे अभी भी प्रिपरेशन नहीं कर पाया, मैं उनको थोड़ा सा प्लानिंग समझा देता हूँ, स्पेशली कॉमर्स ग्रुप वाले।
ठीक है, आप वो ग्रेजुएशन लेवल पे हो या 12th लेवल पे। आप ध्यान से समझिए, 5 सब्जेक्ट है हमारे को 5 सेक्शन आने वाले हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डाटा इंटरप्रिटेशन, ये मैथ्स का पोर्शन है। रीजनिंग के 15 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन है, और करंट अफेयर यहाँ पर अभी हाल नोटिफिकेशन मेड होके आया है कि करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन। अब जो मैं फ्रिक्वेंटली मेरी कोचिंग में भी मेरे बच्चों को देखा और जो मैं दूसरे बच्चों की भी काउंसलिंग करता हूँ तो मुझे समझ में आता है, पता है आप लोगों को मैं थोड़ा सा पास में ले जाता हूँ, पता है आप लोगों के 85% से ऊपर क्यों नहीं बनते? आपने कभी सोचा है? आप साल भर पढ़ते हो तो भी नहीं बनते। मैं आपको प्लानिंग समझाता हूँ, इसका एक मैंने वीडियो बना रखा है कि हाउ टू गेट अबव 85% इन बोर्ड एग्जाम। मैं आपको समझाता हूँ, साल भर हम क्या पढ़ते थे? 10th 11th 12th की अगर हम बात करें, साल भर हम सिर्फ मेन सब्जेक्ट पढ़ते थे, 2 या 3 मेन सब्जेक्ट, मैथ साइंस सोशल, या मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या कॉमर्स के मैथ्स। हम हिंदी इंग्लिश को नहीं पढ़ते थे। अब देखिए, जब हम कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं या हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो हमारा रिजल्ट ओवरऑल मैटर करता है, सब्जेक्ट वाइज मैटर नहीं करता। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। देखिए, जैसे अगर हम स्कूलिंग की बात करें तो आपने साल भर 3 सब्जेक्ट पढ़े, अब जो रिजल्ट बनता है 5 सब्जेक्ट के मिलकर बनता है, मतलब हर सब्जेक्ट के 20-20%। तो आप समझिए, आप साल भर तैयारी कर रहे हैं 60%, और जो 40% लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसके लिए आप 5 दिन दे रहे हैं। तो आप समझिए कि आपने तैयारी 60% की करी और आप 85% से ऊपर रिजल्ट चाह रहे, तो ऐसा हो पाएगा? नहीं हो। इसी तरह से सीटीडीवी के बारे में बताना चाहूंगा कि मैथ्स बहुत बड़ा पोर्शन होता है, तो बच्चा सिर्फ मैथ्स पढ़ना जरूरी है क्योंकि उससे ही सारे सब्जेक्ट लिंक अप है। लेकिन आप समझिए, जिन बच्चों का मैथ्स वीक है, मैं उनको समझाता हूँ, मैथ्स के तो सिर्फ 15 क्वेश्चन आएंगे ना बेटा। 15 क्वेश्चन डीआई के आएंगे, वो तो बहुत आसान होता है। 15 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, उसमें स्कोर करना आसान होता है। 15 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, और 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी आएंगे। बहुत सारे बच्चे जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो करंट अफेयर नहीं पढ़े, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा बेटा, 15 क्वेश्चन सीईटी में हर एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स होता है, मतलब आप 60 मार्क्स की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। अब आप सोचिए, प्रिपरेशन आप 80% की कर रहे हैं और आप 80% के रिस्पेक्ट में फाइट करना चाहेंगे तो 100% वालों से नहीं जीत पाएंगे। तो आज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि करंट अफेयर प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिए, क्योंकि यही वो सेक्शन होगा जब आप दूसरे लोगों से सुपीरियर बने। ये कम मेहनत में, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 25 डेज बचे। अब 25 डेज में हम पूरा सिलेबस तो नहीं पढ़ सकते। जो लोगों ने अभी, कुछ लोगों ने अभी हाल लेटेस्ट में फॉर्म भरे, मेरे पास पिछले 2 दिनों में कम से कम 10-15 लोग भरे जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो मैंने उनकी प्लानिंग बनाई। अगर हम 75 में से 50+ क्वेश्चन मार देंगे ना अगर सही, तो हमारे सिलेक्शन होने के चांस 90% प्लस हो जाएंगे। तो आप प्लानिंग करें, आप 100% की प्रिपरेशन ना करें, उसको प्लान आउट करें कि कौन सी चीज कम समय में ज्यादा आपको नंबर दे सकती है, आप उस पर मेहनत करना शुरू करें। और मैथ्स में बता देता हूं, जैसे एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, SICI, ठीक है, ये जो पोर्शन है इससे 5 से 6 क्वेश्चन बन जाएंगे। जो हमारा स्पीड मैथ्स होता है और एलसीएम वाला जो होता है उससे 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आप देखिए, 15 में से आपके 50% सिलेबस तैयार है। अब आप पूरा मैथ्स छोड़ भी देंगे तब भी आपके 50% मार्क्स आ जाएंगे। तो आप ये प्लानिंग करें, कम समय में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन श्योरली बन रहा है, उन क्वेश्चन पे फोकस करें, तो आपका सिलेक्शन 100%। सर, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर अभी मैं आपसे कहूँ, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स का मतलब सबका रिजल्ट आ गया है, कुछ ग्रेजुएट हो गए हैं तो कुछ पोस्ट ग्रेजुएट हो गए हैं, तो आप उनके लिए इन जनरल कोई अगर एडवाइस देना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज। और सर के आंसर के पहले मैं जितने भी फॉलोअर्स अभी इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, यदि आप सर से कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम सर के सामने वो क्वेश्चन आपकी तरफ से पुट करेंगे ताकि वो आपके सवालों का जवाब दे सकें। थैंक यू सर। आगे देखिए, मैं इन जनरल तो यही बोलना चाहूंगा बच्चों कि जीवन में लोग होंगे जो आपको मोटिवेट भी करेंगे, डिमोटिवेट भी करेंगे। देखिए, हर एक फील्ड ऐसी होती है जिसमें कुछ लोग सक्सेस पाते हैं और कुछ लोग फेल्यूर होते हैं, लेकिन ये उनके कर्म होते हैं। जैसे जो बच्चा फेल्यूर है वो क्यों है, जैसे हम किसी कॉलेज को डिसाइड करते हैं तो क्यों डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर प्लेसमेंट अच्छा है, यहाँ पर प्लेसमेंट खराब है। अब सेम कॉलेज में अगर किसी बच्चे का प्लेसमेंट नहीं हुआ तो यही बोलेगा ये कॉलेज खराब, और उस किसी बच्चे का प्लेसमेंट हुआ तो वो ये बोलेगा ये कॉलेज अच्छा है। ये हर एक लेवल पे हम ये डिसाइड करते हैं। दूसरा, करियर डिसाइड करने के लिए आप ये भी समझे, आप थोड़ा लंबा प्लानिंग करें। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप बहुत शॉर्ट टर्म प्लानिंग करें, आप थोड़ा सा लंबा प्लानिंग करें कि आज से 5 साल बाद क्या बनना चाहते हैं। जैसे मैं आपको समझाना चाहूंगा, जब मैं मास्टर ऑफ इंजीनियर बाय क्वालिफिकेशन, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था पहले इंजीनियर्स को, है ना, गेट क्वालिफाइड हूं, तो मेरा एक वो अलग लेवल हुआ करता था, मैं इंजीनियर्स में असिस्टेंट प्रोफेसर था, ठीक है। अब मैंने उस लेवल को छोड़ दिया। जब मैंने उस लेवल को छोड़ा, क्यों छोड़ा, क्योंकि मेरा हॉबी था, मेरा मोटिवेशन था कि मुझे पढ़ाना है, मैथ्स पढ़ाना। अब चलो मैथ्स तो पढ़ाना है, ये तो एक बात हो गई, लेकिन उसके साथ साथ मेरी ये स्किल थी, मुझे मोटिवेशन भी करना है, बच्चों की काउंसलिंग भी करना है, बच्चों को बिल्कुल जीरो से उठा के लास्ट तक लेके जाना, उनको करियर बनाना।
तो मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया, जैसे पुराने लोगों की वो मेंटेलिटी चलती, तो एक काम करो, किसी बड़ी कोचिंग को ज्वाइन करो, वहां पे 4-5 साल पढ़ाओ, नाम बनाओ, नाम बनाने के बाद अपनी कोचिंग खोलो, और कोचिंग खोलने के बाद अपने आप को वापस जीरो से शुरुआत करो। तो मैं अपनी प्लानिंग थोड़ी लंबी लेके चला। मैंने बोला अल्टीमेटली अगर मुझे कोचिंग ही शुरू करना है तो मैं जीरो से खुद ही शुरू करूंगा, ताकि मैं अपना नाम, जब तक 5 साल में मैं वहां पर नाम बनाऊंगा, तब तक तो 5 साल में मैं अपनी कोचिंग का नाम बना, है ना। तो मैंने प्लानिंग पहले ही करी, मतलब अर्ली एज में अगर कोई स्टार्टअप करना है तो मैं प्रिफर करूंगा अर्ली एज में करें, क्योंकि अर्ली एज में रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है। कुछ समय के बाद हमारी मैरिज होती है, पेरेंट्स का प्रेशर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो हम रिस्क बहुत कम ले पाते हैं। नॉर्मली आपने बहुत लोगों को देखा होगा जो फील्ड बदलना चाहते हैं लेकिन रिस्क टेकिंग नहीं कर पाते। तो रिस्क लेना भी एक कला है। तो अर्ली एज में अपना डिसीजन ले, क्योंकि 16 से जो 25 की उम्र होती है वही आपके जीवन को बनाती भी है और बिगाड़ती। इस उम्र में जो मेहनत करता है वो कुछ बन जाता है, और जो इस उम्र में टाइम पास करता है, जो बोलता है ये तो उम्र हमारी सर एंजॉयमेंट की उम्र है, तो वो पूरे जीवन भर मेहनत और उस लेवल को नहीं पा पाता जो उसने सपनों में सोचा। तो मैं आपको यही समझाना चाहूंगा, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो मेरे सामने आ रही है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम में बहुत सारे बच्चे बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे एडिक्टेड हो जाते हैं सोशल मीडिया के, बहुत सारे बच्चे अलग अलग आदतों में पड़ जाते हैं। आप जानते हैं नई जनरेशन में आजकल कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी चैटिंग्स में रात रात भर खराब कर देते हैं। तो मैं आपको समझाना चाहूंगा, बेटा जीवन की ये आपकी कच्ची उम्र है, तो आप समझिए एक कच्ची केरी जो होती है ना, वो खट्टी भी होती है और उसका दाम भी कम लगता है। लेकिन अगर कच्ची केरी अपने जड़ों को, अपने संस्कारों को और अपने विचारों को नहीं छोड़े, उस पेड़ से कनेक्टेड रहे जो उसके जीवन की सक्सेस का आधार है, अगर उस पेड़ से कनेक्टेड रहे, मतलब अपने आप को बिल्कुल मोटिवेट करके वन लाइन में अपने आप को आगे बढ़ाते जाए, तो वो कुछ समय बाद आम बनेगी और अच्छी क्वालिटी का आम बनेगी। वो मीठी भी होगी, उसके फल भी मीठे होंगे और उसका दाम भी ज्यादा। तो जीवन में अगर आपको ये करना ही है तो ये जो स्टूडेंट लाइफ है इसमें मेहनत करो। जब एक बार सक्सेस आ जाएगी ना, तो उसके बाद हर एक इंसान आपके पीछे भागेगा और हर एक इंसान आपसे रिलेशन। तो जीवन में स्टूडेंट लाइफ में अपने आप को फोकस करो, अपने आप को मेंटेन करो, अपने संस्कारों से जुड़े रहो और अपने आप को सही डायरेक्शन में बनाओ, क्योंकि आपके पेरेंट्स सुबह से लेकर रात तक आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आपके पास जितने अच्छे मोबाइल है आपके पेरेंट्स के पास नहीं है, आप चेक करना। आपके पास जितने अच्छे कपड़े हैं आपके पास, पेरेंट्स के पास उतने महंगे कपड़े भी नहीं है। तो आप समझिए आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो नहीं बोल रहे हैं, वो सुबह से लेकर रात तक दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो जीवन में ये आपकी भी उम्मीद है, आपसे उम्मीदें बंधी हुई है। तो आप उनकी उम्मीदों को मत तोड़ना, क्योंकि जीवन में एक बार ट्रस्ट छूट जाता है ना। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ जो गिल्ट में जाते हैं, छोटी उम्र में गलत काम कर लेते हैं और फिर ये गिल्ट में रहते हैं कि अब पेरेंट्स को क्या पता है, पेरेंट्स को पता चल गया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। तो आप ऐसा काम ही ना करें ना। अगर आपको प्यार करना है तो अपने पेशेंट से करें और अपने पेरेंट्स से करें। इंटरप्ट करना चाहूंगी, एक्चुअली यहाँ सवाल आ रहा है कृष्णा चौधरी का कि सर मुझे रेलवेज में जाना है तो मैं क्या करूं। देखिए रेलवे में जाना है तो रेलवे में जाने के लिए कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन होती है, 12th लेवल पे भी होती है कंपटीशन एग्जाम, ग्रेजुएशन लेवल पे भी। तो उसके लिए जो हमारा कंपटीशन एग्जाम का सिलेबस होता है रेलवे का, आप गूगल से डाउनलोड करेंगे आपको सिलेबस मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है ना। और अल्टीमेटली आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाए, कहीं पे भी जाए, आपको मैथ्स तो पढ़ना है। तो आप सबसे पहले ये समझे कि रिक्वायरमेंट क्या है उस एग्जाम की और आपको क्या करना है। एक चीज और है कि बहुत सारे बच्चों का स्कोर IIT JEE और जो कंपटीशन एग्जाम होती है उसमें लो रह जाता है। तो बच्चा बोलता है कि सर आपको जीवन में टू दैट, फिर हाँ उनका सवाल आ गया। तो मैं आपसे पूछना चाह ही रही थी एक्चुअली कि क्योंकि JEE और IIT नीट इन सब की एग्जाम्स होती हैं और बच्चों का रिजल्ट जब बहुत खराब आता है तो वो डिप्रेस होते हैं, डिमोटिवेट होते हैं और कहीं ना कहीं उनमें ये फीलिंग बहुत, क्योंकि रैंक बहुत पीछे आती है तो उनमें फीलिंग जरूर आ जाती है कि अब हम शायद आगे लाइफ में कुछ नहीं शायद अच्छा कर पाएंगे, अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसको लेकर आप उनको कैसे मोटिवेट करेंगे या उनको क्या सजेशंस देंगे? देखिए मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। आप समझिए अगर आपने IIT में एडमिशन लिया, फॉर एग्जांपल मैं मानता हूँ आपने IIT सिलेक्ट, आपने IIT में एडमिशन करने के बाद क्या होना, आपको ब्रांच ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ब्रांच में आपने बहुत अच्छे लेवल पे नॉलेज, उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ गया। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, आपको कंपनी रिक्रूट करती है, रिक्रूट करने के बाद क्या करती है, आपको बॉन्ड भरवाती है 2 साल, जिसमें वो बोलती है पहला साल आपका ट्रेनिंग पीरियड। अब एक बात बताइए, अगर आप बहुत ही एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में तो वो ट्रेनिंग क्यों दे? आपको ये समझने की जरूरत है कि कॉलेज की जो लाइफ होती है ना उसका एक लिमिटेशन और दायरा होता है प्रैक्टिकल लाइफ। क्योंकि टेक्नोलॉजी हर 3 से 5 साल में अपग्रेड हो जाती है, तो कॉलेज का कोर्स हर 3 से 5 साल में अपग्रेड नहीं होगा।
तो अब अगर आप आईआईटी से भी पास आउट है, आप एनआईटी से भी पास आउट है, या किसी प्राइवेट कॉलेज से भी पास आउट, अगर कंपनी जो होती है वो सिर्फ एक कॉलेज में स्टिक नहीं होती, क्योंकि आईआईटी और एनआईटी से 10 से 15 हजार लोग हैं आपकी ब्रांच वाले। इसके अलावा क्या बाकी जो इंजीनियर है उनका कोई क्रेडिट? मेरे साथ में मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जो मेरे स्टूडेंट भी रहे इंजीनियरिंग में, मेरे साथ वाले जो मेरे क्लासमेट्स रहे और मेरे सीनियर, वो आज वर्ल्ड की सारी टॉप कंपनी में टॉप पोजीशंस पे बैठे हैं, एंड दे आर नॉट इवन वन फ्रॉम आईआईटी, बट वो आज हर कंपनी में टॉप पोजीशन पे बैठे हैं और फॉरेन में काम कर रहे हैं। तो मैं यही समझाना चाहूंगा कि कंपनी में काम करने के लिए आईआईटी की डिग्री होना जरूरी नहीं, आपका नॉलेज और आपका स्किल होना जरूरी है। अगर आपके पास एक बार नॉलेज और स्किल आ जाएगा तो आप यहीं से बैठे बैठे ओपन कैंपस में गूगल का भी इंटरव्यू निकाल सकते हैं। बस आपको नॉलेज अपडेट करने की जरूरत है, उसके लिए आईआईटी की जरूरत है। तो यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपका आईआईटी में नहीं हुआ, क्योंकि देखो एक बार लगाओ, 10 से 15 हजार से ज्यादा बच्चे को ले ही नहीं सकते, और लाखों लोग दे रहे हैं, 20 लाख लोग, तो हमको भी पता है कि 20 लाख लोग दे रहे हैं तो वो हो ही नहीं सकता, तो जबरदस्ती उसके पीछे ही पड़े रह के अपने कैरियर का 1 साल बर्बाद करना अच्छा नहीं। इससे अच्छा है कि वो 1 साल प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए डिग्री के बाद अगर यूज करोगे तो वो ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में आपको काम आएगा। तो अगर आपका स्कोर कम आ गया और आपको लग रहा है कि आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाएगा, आपका कैरियर अच्छा नहीं मिल पाएगा, उन कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा जहां पर प्लेसमेंट नहीं होता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप एक बार मुझसे मिलने आइए, मैं आपकी बेस्ट पॉसिबल हेल्प कर पाऊंगा, जहां पर बेस्ट टू बेस्ट आपके बजट में जो भी बेस्ट कॉलेज हो सकता है, जहां से प्लेसमेंट की भी ज्यादा पॉसिबिलिटी बनेगी, उसके लिए मैं आपको गाइड। जितने भी फॉलोअर्स अभी देख रहे हैं वो सर के लिए क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, और सर ऑलरेडी यहाँ पे यूट्यूब पे आपके लिए क्वेश्चन आया हुआ है। यशराज शर्मा का सवाल है कि सर मुझे आईपीएस बनना है तो मैं उसकी तैयारी कैसे करूं? ये गवर्नमेंट एग्जाम वाले जो एमपीपीएससी यूपीएससी का सोचते हैं, उनके लिए मैं एक चीज और बताता हूँ। हम आईपीएस या आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, पहले ये समझो। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ क्योंकि उनके पेरेंट्स में या उनके रिलेटिव में कोई ना कोई होता है, तो वो इसके कारण बनना चाहते हैं, या उसको लगता है कि यार ये चीज पोजीशन आ गई तो बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताऊं, क्या आपने कभी आईपीएस की लाइफ जी? नहीं जीना, तो आपको नहीं पता कि आप बनेंगे या नहीं। मेरा मानना यह है कि अब यहाँ पर एक चीज में चलो और रेडी कर देता हूँ कि प्रॉपर कैरियर प्लानिंग क्या हो। प्रॉपर कैरियर प्लानिंग क्या होती है कि सबसे पहले व्हाट बाय हाउ के बाद आपने डिसाइड कर लिया आपको क्या बनना है, आपने सब्जेक्ट ले लिया, आपने स्ट्रीम बना लिया, आपने प्लानिंग। अब इसके बाद बात आती है एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं हैविंग नॉलेज इज नॉट इंपोर्टेंट, बट द यूज ऑफ नॉलेज इन राइट डायरेक्शन इज इंपोर्टेंट, एंड एक्सपीरियंस इज ऑलवेज बेटर। अब आप क्या करेंगे, आप जो बनना चाहते हैं, आप एक लिस्ट बनाइए आपकी नॉलेज में जितने लोगों को आप जानते हैं जो उस फील्ड में बन चुके हैं। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो उस फील्ड में बन चुके हैं। कि अगर आईपीएस बनना चाहते हैं तो जिनको 3 साल एक्सपीरियंस है, जो अभी रिसेंटली आईपीएस बने, जिनको 10 साल एक्सपीरियंस है और जिनको 20 साल एक्सपीरियंस है, आप कृपया करके एक एक दिन उनके साथ बिताइए, क्योंकि ये आपके जीवन का सवाल है बेटा। आप उनके साथ नहीं बिता सकते तो उनकी वर्किंग देखिए, आप उनके ऑफिस में देखते जाइए कि वो क्या करते हैं दिन भर की, और आप देखिए कि क्या वर्किंग उनका जो एक्सपीरियंस है 3 साल के बाद उनकी सोच क्या है कि ये करियर की स्टार्टिंग मैंने क्या सोच की थी मैं क्या करूं, 10 साल के बाद उनकी क्या सोच बनी कि नहीं मैंने जो सोचा था क्या मैं कर पा रहा हूं, और 20 साल के बाद वो एक्सपीरियंस बंदा ज्यादा बेटर तरीके से बताएगा कि मेरा डिसीजन सही था या नहीं था और क्या प्रेशर मैं झेल रहा हूं। तो ये प्लानिंग होती है करियर के लिए, कि कभी भी कोई करियर को प्लान करना है ना, तो पहले उन लोगों से मिले जो उस फील्ड में सक्सेसफुल है और उस फील्ड में काम कर रहे हैं, ताकि आपको समझ पाए कि उनकी एक अब माइंडसेट क्या बना इतने दिनों में काम करने के बाद। तो आप मैच कर पाएंगे कि जो वो सोच रहे हैं इतने साल काम करने के बाद, क्या आप भी वो करना चाहेंगे, क्या आप उसमें कंफर्टेबल रहेंगे, क्या आप उनकी जो लाइफ स्टाइल है, उनका जो वर्किंग शेड्यूल है उसमें आप कंफर्टेबल फील बैठते हैं, क्या आप अपने आप को उस लेवल पे सोच सकते हैं। क्योंकि इमेजिनेशन जो होता है ना उसका दायरा अनलिमिटेड। अगर आप अपने आप को इमेजिन नहीं कर पा रहे ऐसे आईपीएस ऑफिसर, अगर आप अपने एटीट्यूड को ऐसे आईपीएस ऑफिसर नहीं बना पा रहे, तो आप आईपीएस की प्रिपरेशन करने के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं कैंडिडेट। आपको सबसे पहले इमेजिन करके देखना पड़ेगा कि मैं उसमें कैसा फील करूंगा, क्या एटीट्यूड आएगा, क्या पावर आएगी, क्या जोश आएगा, मेरे अंदर क्या पावर होना चाहिए, क्या क्वालिटी होना चाहिए उस चीज के लिए, मैं उनके जैसा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहले वो फील करो। अगर वो फील अंदर से आएगा ना, तो बेटा आपको किसी के गाइडेंस की जरूरत ही नहीं है, आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। लेकिन अगर आपको फील नहीं आ पाया कि वो बनने के बाद क्या मिलने वाला है, तो आप कभी भी मेहनत नहीं कर। आई होप यशराज की आपको आपका जवाब मिल गया होगा, और यदि आप चाहें तो नीचे स्क्रोलर में देख सकते हैं कि सर का जो फोन नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो आपको नीचे मिल जाएगा। आप उनसे पर्सनली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सर थैंक यू सो मच इतने फ्रूटफुल सेशन के लिए।
काफी पर्सनली भी मुझे काफी सारी चीजें समझ में आई। आई होप जितने भी फॉलोअर्स हमारे साथ जुड़े हुए थे उनकी भी हमने कुछ क्यूरीज को सॉल्व किया होगा। तो जितने भी फॉलोअर्स देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि यदि आपको करियर काउंसलिंग की जरूरत है तो आप शिराज सर से बात कर सकते हैं। नीचे उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, हम डिस्क्रिप्शन में उनका एड्रेस भी जोड़ देंगे ताकि आप उनसे डायरेक्टली भी मिल सकें। थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। आई होप ये सेशन सभी लास्ट में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लास्ट में मुझे याद आया तो मैंने सोचा था कि आज मैं बोलूंगा जरूर। तो एक मैं पोयम सुना रहा हूँ, ये उन बच्चों के लिए है जो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाते हैं या लोगों को देख के अपने आप को डिमोटिवेट कर, है ना। तो आप ये पोयम सुनिएगा और ये पोयम याद रखिएगा जीवन में, ये आपको बहुत काम आएगी। मैं बताता हूँ कि तू अपनी खूबियां ढूंढ, बच्चों के लिए बोल रहा हूँ स्पेशली, तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग हैं, रखना ही है, अगर रखना ही है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग। मैं आपको बता रहा हूं कि लोग किस तरह से आपके जीवन में अलग अलग लेवल पे आएंगे। इस पोयम को बहुत ध्यान से सुनना और इसको जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करना। सपने देखने ही है, सपने देखने ही है तो ऊंचे देख, नीचे गिराने के लिए लोग हैं, और अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, क्योंकि जलने के लिए भी लोग, क्योंकि जलने के लिए भी लोग। प्यार करना है, प्यार करना है तो खुद से भी कर, दुश्मनी करने के लिए लोग हैं, रहना है तो थोड़ा बच्चा बनकर भी रहे, बड़े बनाने के लिए भी लोग। भरोसा रखना है तो खुद पर रख, भरोसा रखना है तो खुद पर रख, शक करने के लिए लोग हैं, तू बस सवार ले खुद को, तू बस सवार ले खुद को, आईना दिखाने के लिए लोग। खुद की अलग पहचान बना, खुद की अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं, तालियां बजाने के लिए लोग। ऑल द बेस्ट, आप अपने जीवन में बहुत सफलता हासिल करें, और जहां पर आपको रिक्वायरमेंट लगे मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, मुझसे आप अपॉइंटमेंट लेके मिले, ज्यादा बेटर रहेगा। पहले व्हाट्सएप पर मैसेज करें, क्योंकि मेरे पास दिन भर ऑल ओवर एमपी से कॉल आ रहे हैं, तो आप व्हाट्सएप पे पहले अपनी डिटेल शेयर करें, देन वील टेक एन अपॉइंटमेंट, वील बुक एन अपॉइंटमेंट एंड वील डिस्कस। आई होप सर ने जो बताया वो आप सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू वंस अगेन सो मच सर, क्योंकि काफी इस फ्रूटफुल सेशन के लिए आई होप हमने लोगों की हेल्प की होगी। और अगेन मैं एक बार रिपीट कर दूं, यदि आपको सर से कांटेक्ट करना है तो उनका कांटेक्ट नंबर नीचे है, आप उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और हम उनका एड्रेस डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर देंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। अक्सर 12वीं और ग्रेजुएशन के बाद स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स, कलीग्स और रिश्तेदारों से गाइडेंस लेके किसी भी कोर्स एंड कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, और बाद में ये महसूस करते हैं कि ये कोर्स और कॉलेज उनकी योग्यता अनुसार नहीं था। साथ ही आज के कंपटीशन के दौर में स्टूडेंट फर्स्ट और सेकंड ईयर तक मेहनत नहीं करता और थर्ड ईयर में सोचता है कि अब आगे क्या करना है। तो हम स्टूडेंट को उसकी योग्यता अनुसार फ्री ऑफ कॉस्ट करियर काउंसलिंग देते हैं, जिसमें हम ये बताते हैं कि आप कम समय में कितनी अच्छे से बेस्ट परफॉर्म कर पाते हैं। साथ ही बच्चों को एक डाउट ये भी रहता है कि सपोज मैंने अगर पीसीएम लिया और अगर मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहता हूं, अगर मैं आईआईटी में नहीं हुआ सिलेक्ट, तो मेरे लिए इंजीनियरिंग करने का मतलब नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे डाउट अपने अपने दिमाग में हर बच्चों ने बसा रखे हैं। तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगा कि सिर्फ 10 से 20 हजार लोग इंजीनियरिंग और एनआईटी से पास आउट होते हैं, लेकिन जो बाकी के इंजीनियर होते हैं क्या वो परफॉर्म नहीं कर पाते अपने करियर में? इसी तरह से दूसरी फील्ड में भी बाकी के जो लोग होते हैं क्या वो परफॉर्म नहीं कर पाते? तो आप ये ना देखें कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा है, आप ये देखें कि आप क्या कर सकते हैं, और आपको सपोर्ट करने के लिए मैं अवेलेबल हूं। आप एक बार मेरे पास आए, आपके अनुसार आपकी जो पोटेंशियल है उसी के अनुसार हम बेस्ट करियर प्लानिंग करेंगे, जिससे आपको सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच।